तो नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। क्या गुड ह्यूमर होते हैं, क्या बैड ह्यूमर होते हैं, जिन हाइपोथेसिस को पूरी तरीके से नकार दिया गया था। उसको नकारने का बेटा एक कारण था, क्योंकि उसके बेस पर कोई चीज पता नहीं चलती। विलियम हार्वे ने इन सारी हाइपोथेसिस को एक तरीके से डिनाई किया, क्रिटिसाइज किया। क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया तो आप पैथोजेंस की जानकारी ले सकते हैं। किसकी वजह से डिजीज हो रही, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोन है, कोई वायरस है। तो यही सारी चीजें अपन आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, डिजीजेस में। आज जितना भी पढ़ेंगे अपन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बैक्टीरियल डिजीज है, जिसको यहाँ पर दिया गया है, वेट फॉर अ मिनट, साल्मोनेला टाइफाई। ये बेटा एक डिजीज क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं अपन टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है बेटा, इसकी एंट्री जो होती है फूड या आपके कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा हो सकती है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरियम डिजीज है। मतलब जो साल्मोनेला टाइफाई इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज कॉजिंग अ डिजीज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। ये एक लेडर लाइक फीवर होता है, ये ध्यान रखना। इट इज अ लेडर लाइक फीवर। धीरे धीरे बुखार आता है, जाता है, ऐसे ऐसे चढ़ता रहता है स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? दिस पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस बात को याद रखना बेटा, यहाँ कंफ्यूजन होता है तो इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन ना कराएं, ये ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है फूड एंड वाटर के द्वारा, जहां से कंटेमिनेटेड होगा, एंड माइग्रेट टू ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। अब ज्यादातर ये टाइफाइड क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, माइग्रेट होकर लिवर में जाता है तो उस समय थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो अदर अदर ऑर्गन्स पर जाकर ये आपके डैमेज कर सकता है, ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड। बाकी इसके अगर आप सिम्टम्स देखते हैं तो हाई फीवर आपको देखने को मिलता ही है, वीकनेस देखने को मिलेगी, स्टमक पेन याद रखना है आपको, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है इसमें, हेडेक भी हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। मैंने बताया था लिवर पर ये इफेक्ट करता है, वहां से लॉस ऑफ एपेटाइट के चांसेस ज्यादा होते हैं। आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो ये तो बेटा इनके कॉमन सिम्टम्स है, सभी जगह देखने को मिल सकते हैं किसी फीवर में। लेकिन फीवर के साथ स्टमक पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो आप समझ लीजिए टाइफाइड के चांसेस है। उसके बाद में भी आपको डायग्नोस करवाना पड़ेगा। ये तो प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है आप किसी पेशेंट को देखकर, उसको सुनकर आप उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर्स यही करता है ना। पेशेंट ने कहा मेरे को सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा चलो यार टाइफाइड का ट्रीटमेंट लिख देते हैं। लेकिन डायग्नोसिस के अंदर इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है। क्लियर? और अगर टाइफाइड आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत से लापरवाह लोग हैं, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, विच में लीड्स टू अ डेथ, सीवियर केसेस हो जाए तो। सो टाइफाइड फीवर कैन बी कुड बी कंफर्म्ड बाय, किसके द्वारा होता है, मैंने अभी बताया आपको, विडाल टेस्ट। तो देखो एनसीईआरटी लिखती है इस चीज के बारे में, काफी अच्छे से बताया एनसीईआरटी ने, विडाल टेस्ट का नाम दिया है यहाँ पर। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये टाइफाइड के अंदर किया जाता है। क्लासिक रेंज इन द मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेल्फन। ये तो बेटा एक लेडी थी जो बहुत अच्छी कुक थी। टाइफाइड मैरी इनको नाम दिया गया, विच इज नॉट अ निक नेम, अ बैड नेम गिवन टू दैट लेडी। क्योंकि गलती उस लेडी की नहीं है, शी इज कैरियर ऑफ टाइफाइड। उसके अंदर सल्मोनेला टाइफाई थे लेकिन उसको इन्फेक्ट नहीं कर रहे थे। और वो जो फूड बनाती, जो उसके यहाँ पर लोग फूड खाते हैं, उन सभी के अंदर बेटा टाइफाइड हो गया। और बहुत सारे लोग, लगभग 1000 2000 3000 लोग इस तरीके से मर गए। बाद में पता चला कि वो टाइफाइड की वजह से मरे। लेकिन ये जो टाइफाइड मैरी थी, मतलब मैरी मेलन, टाइफाइड मैरी तो मैं इसको बोलूंगा नहीं, इसने अपनी एक नॉर्मल जीवन जिया और उसके बाद में नेचुरल जो डेथ होती है उसी तरीके से ये हुई। क्लियर? तो डायग्नोस जरूरी है किसी भी चीज का। सो इज वर्थ मेंशनिंग हियर, शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर। तो जितना अच्छा डायग्नोस होगा बेटा, उतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है। who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। इसकी गलती नहीं, इस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि she was a carrier of typhoid, salmonella typhi। तो ये बेटा ध्यान रखना, अपने को उसका नाम पूछा जाता है, कभी कभी नीट में पूछ सकते हैं अपने से। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन्फ्लुएंजी का नाम सुनते ही अपन वायरल
समझते हैं, लेकिन नहीं बेटा, ये सारे बैक्टीरियाज है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उससे भी निमोनिया कोज होता है। फंगस से भी निमोनिया कोज हो सकता है। तो निमोनिया कोज होने के कारण केवल बैक्टीरिया नहीं, ये बात आप याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। निमोनिया इज नॉट ओनली बैक्टीरियल डिजीज। आपने लेटेस्ट केस में देखा है निमोनिया, अपने कोरोना वायरस के अंदर, इज नॉट ओनली बैक्टीरियल डिजीज। तो ये स्टेटमेंट आ जाए तो बेटा ध्यान रखना। लाइन एनसीईआरटी की है, लेकिन अपने को समझनी है, लिखी हुई नहीं है, लेकिन चीज तो समझ में आनी चाहिए। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन द ह्यूमन, ठीक है, विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई। अब निमोनिया होगा तो क्या होगा बेटा, जो आपके एयर फिल्ड सेक्स बन जाएंगे, एल्वियोलाई जो है उसमें पानी टाइप भर जाता है। मतलब मेनली क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरियाज वहां जाते हैं, इनके पीछे पीछे आपके एंटीबॉडीज और ये सारी चीजें आ जाती है, आपका स्टमिन सिस्टम वर्क करने लग जाता है। तो इस तरीके से उस डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। तो आपके लंग्स के अंदर अगर पानी भर गया तो डिफ्यूजन मुश्किल हो जाता है बेटा, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ जाती है। So as the result of the infection, the alveoli get filled with fluid, leading to severe problem in respiration. SpO2 आपने चेक किया होगा, उस समय जब ये कोरोना था तो बहुत से लोगों का कम हो गया था। The symptoms of pneumonia include fever, chill, cough and headache. तो ये तो कॉमन ही सिम्टम्स है बेटा, जो किसी भी एक फीवर में हो सकते हैं। लेकिन आपको समझना कहाँ पर है, एक तो कफ बहुत ज्यादा हो रहा हो और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो ये कंडीशन आपकी निमोनिया की कहलाती है। आप हमेशा डायग्नोज उस साइन एंड सिम्टम्स पे करेंगे, जिससे आप बेटर उस चीज को रिजल्ट दे पाए, बेटर ट्रीटमेंट प्लान कर पाए। सीवियर केसेस में द लिप एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे। अब बेटा रेस्पिरेशन कम हो रहा है, तो वहां तक ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही है, तो नेल से, लिप से ये थोड़े से ब्लूइश ग्रेइश कलर के आपको देखने को मिलते हैं। A healthy person acquired the infection by inhaling the droplet। होता कैसे है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आपने छींक की या आपने खांसी की, तो ये बैक्टीरिया हवा में आ गए और सामने वाले के अंदर चले गए। कोरोना के अंदर मास्क क्यों लगाया था? इसीलिए तो लगाया था हम लोगों ने। सो एरोजल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस। आपने देखा था कोरोना के अंदर ग्लासेस, यूटेंसिल्स सब सेपरेट दिए गए थे लोगों को, एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। बाकी और भी डिजीजेस है, लाइक डाइसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इन द मेन। डाइसेंट्री और डायरिया में अंतर क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है आप में से? डाइसेंट्री में ब्लडी स्टूल्स आते हैं, लेकिन डायरिया में ऐसा नहीं होता है। डायरिया के अंदर आप, ठीक है, वाटर स्टूल आप फील करते हैं उसके अंदर, तो ये बेसिकली डाइसेंट्री में देखने को मिलता है। हाँ, वॉमिटिंग भी इसमें थोड़ी सी डाइसेंट्री के अंदर थोड़ी सी डार्क आपको देखने को मिलती है। जो प्लेग है, प्लेग तो ये चूहों की वजह से थी। ये तो बहुत महामारी हुई थी बेटा एक एरास के अंदर, लेकिन अब पूरी तरीके से अपन कह सकते हैं कि लगभग ये इरेडिकेटेड ही चीजें हैं। तो प्लेग यर्शनिया पेस्टिस की वजह से होता है। डिप्थेरिया कोरोनो बैक्टीरियम डिप्थेराई की वजह से होता है। एक ब्राउनिश मेम्ब्रेन बन जाती है गले के यहाँ पर, और होर्सनेस वॉइस आने लग जाती है, बहुत बारी बारी आवाज आती है इसमें। तो ये डिप्थेरिया के अंदर कुछ सिम्टम्स है। तो ये कुछ डिजीजेस दिए, थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ज्यादा डिटेल इनकी बताती नहीं है, मैच द फॉलोइंग में इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, वायरसेस भी डिजीज कोज करते हैं। मैनी वायरसेस कैन कोज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। मैनी लिखा है बेटा, ऑल वायरस लिखा हो तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये बात याद रखना। Rhinovirus represent one such group of virus which cause one of the most infectious human ailments, the common cold। राइनो वायरस की वजह से होता है, वायरल डिजीज है बेटा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज ही इससे लड़ती है। ठीक है, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स आती है, लेकिन वो सिम्टम्स को ठीक करने के लिए होती है एक तरीके से। क्योंकि कॉमन कोल्ड आपने ठीक किया, वापस हो सकता है 2-3 महीने बाद। कॉमन कोल्ड का बेटा कोई वो नहीं कह सकते अपन, क्लियर? कि वायरस आपको पता है कि आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये बहुत सारे म्यूटेंट होंगे। सो दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। लंग्स तक ये नहीं होता कॉमन कोल्ड। ये आपके ज्यादा रेस्पिरेटरी पैसेज, या नाक बह रही है, नाक से पानी निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, सुनाई कम दे रहा है, दिस आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड।
द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, सोर थ्रोट, होर्सनेस, वॉइस आपको देखने को मिल सकती है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस भी इसमें फील होती है बेटा। सो विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days तक ये रहता है कॉमन कोल्ड, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उसको ठीक कर देगी, एंटीबॉडीज होती है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू contaminated। सेम बेटा वही वाली बात है जो मैंने आपको अभी बताई थी, जो टाइफाइड में होता है, या टाइफाइड नहीं, ज्यादातर आप वायरल डिजीजेस में ये सारी चीजें देखते ही हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात बताई, आपने कहीं छींक कर दी तो आपके जो ड्रॉपलेट्स है उस ऑब्जेक्ट पर चले गए, चाहे वो यूटेंसिल्स हो, बुक हो, कप हो, कहीं पर भी हो। अब वो कोई टच करेगा और उसके अंदर चले गए तो, इसलिए बेटा ये सैनिटाइजर्स दिए गए थे, आपको ध्यान हो तो, कोरोना के अंदर। तो यही मेन कारण है। डोर नॉब्स हो गए, कंप्यूटर कीबोर्ड्स हो गए, माउस हो गए, कोई भी चीज पर ये हो सकते हैं बेटा ड्रॉपलेट्स, एंड कोज इन्फेक्शियस इन अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो। इसलिए कोरोना में बेटा क्वारंटाइन किया गया था, आपको पता हो तो, लोगों को पूरा आइसोलेट कर दिया था, इस तरीके से रखा गया था कि दूसरे कोई लोग उसके टच में ना आ पाए, ताकि ये इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। तो भी काफी काफी फैला था वो। तो ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर caused by protozoans too। प्रोटोजोन्स भी करते हैं बेटा, मलेरिया इज मोस्ट कॉमन देयर। So you might have heard about malaria disease man has been fighting since many years। और इसका कल्प्रिट कौन है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम। A tiny protozoan is responsible for this disease। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, मलेरिया हो गया, फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम तो बेटा ये तो मैलिग्नेंट मलेरिया है, ये तो न्यूरल सिस्टम पर इफेक्ट करके फेटल हो जाता है, ये तो मैलिग्नेंट है। वाइवेक्स आपका मोस्ट कॉमन है। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, देखो लिखा हुआ है, इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल। तो बहुत खतरनाक हो सकता है बेटा, इसका तो ट्रीटमेंट ले ही लेना चाहिए उसी समय। देखो यहाँ पर क्या है, ये स्पोरोजोइट्स हैं जो आपके फॉर्म है प्लाज्मोडियम का, मच्छर ने आपको बाइट किया और आपकी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स डाल दिए। स्पोरोजोइट्स का फेवरेट प्लेस जो होता है बेटा वो लीवर होता है, तो वो लीवर में चला जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब लगभग 30-40 मिनट जो भी लिए उसने, लीवर में जाकर बेटा ये साइजोगोनी करता है, कुछ साइजोन्स बनाता है जो एनसीईआरटी यहाँ पर बता नहीं रही है, वो डायरेक्टली फिर उसके बाद में मीरोजोइट्स को रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर बेटा ये रिप्रोड्यूस करेगा, इसके सेल को खाएगा, खाने वाने को, यहाँ खाने के बाद नए रेस्टोरेंट की तरफ चला जाएगा। So these parasites reproduce asexually in the liver cell, bursting the cell and releasing into the blood। Parasite reproduce asexually in RBC। अब बस्ट करने के बाद वो कहाँ गया, आरबीसी में, and causing cycle of fevers and other symptoms। Release parasites infect new red blood cell। अब इसने क्या किया, पैरासाइट्स यहाँ पर आ गया, जो आपके मीरोजोइट्स थे वो यहाँ आ जाते बेटा, इसके अंदर ब्लड के अंदर। अब आप समझिए यहाँ पर मीरोजोइट्स आ गए, इसमें वो भी कन्वर्ट होते हैं बेटा अदर अदर फॉर्म में, लाइक ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वापस मीरोजोइट में कन्वर्ट होते हैं और इसको बस्ट कर देते हैं। अब बस्ट करने के बाद बेटा कुछ मीरोजोइट कन्वर्ट हो जाते हैं गेमेटोसाइट्स के अंदर, जो गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है गेमेट्स का, इसलिए इनका जो सेक्सुअल पार्ट जो चलेगा वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर चलेगा। समझ रहे हो बात को, मीरोजोइट्स बस्ट हुए, एक हिमोजिन रिलीज हुआ जिसकी वजह से आपको ठंडी लग रही है, गेमेटोसिस्ट में कन्वर्ट हो गए कुछ मीरोजोइट्स, मॉस्किटो ने फिर आपको बाइट किया और मॉस्किटो के गट के अंदर ये गेमेटोसिस्ट गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमेटो गेमेट्स करेंगे, फीमेल गेमेट्स करेंगे, दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट बन जाता है। और वो जाइगोट मॉस्किटो के स्टमक से होते हुए, वहां से क्लियर करते हुए पहुंच जाएगा उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो जाइगोट है वो डिवाइड होकर बना देगा स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट्स फिर से आपको काटेंगे और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। वापस से समझिए, स्पोरोजोइट्स यहाँ पर आए, काटे, लिवर के अंदर गए, एसेक्सुअली डिवाइड हुए। कैसे डिवाइड हुए, असेक्सुअली, और ये कन्वर्ट हुए मीरोजोइट्स के अंदर, साइजोगोनी होती है, साइजोन्स बनते हैं,
फिर उसके बाद में मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होते हैं, मीरोजोइट्स आपके आरबीसी में चले गए, ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हुए, फाइनली मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हुए, इसको बस्ट कर दिया। बस्ट किया, इसके अंदर से रिलीज हुए हीमोजोइन जिससे आपको ठंडी लग रही है, और कुछ मीरोजोइट्स कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, गेमेटोसाइट्स के अंदर। क्लियर। अब ये जो गेमेटोसाइट्स है बेटा, ये जब आपका फीमेल मॉस्किटो आपको कट करेगा तो उसकी गट में जाएगा, गट के अंदर इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वहां जाइगोट बनेगा, जाइगोट उसकी वॉल से बाहर आएगा और फिर से वहां पर मल्टीपल फिशन करके स्पोरोजोइट्स बनाएगा, और ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। आई कुछ बात समझ में? तो ये मलेरिया की साइकिल है। इस डायग्राम को अच्छे से अपने को समझ में आना चाहिए था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब अपन थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं। देखो एनसीईआरटी एक और बताती है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये भी प्रोटोजोन की डिजीज हो गई, इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट, लेकिन ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पर इन्फेक्शन दिख रहा है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन। टाइफाइड कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? ये बात आपने को याद रखनी बेटा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो एमीबायोसिस, एमीबिक डायसेंट्री यानी ब्लडी स्टूल हो रहे हैं उसके अंदर। डायसेंट्री का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, इसमें भी है, एब्डोमिनल पेन इसमें भी है, क्रैम्प्स भी है, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। तो ये तो एक सिंपल सी चीज है बेटा, लेकिन अगर ये लिवर के अंदर चला जाए ना ये, तो ये लिवर सेरोसिस भी कर देता है, लिवर भी खराब कर देता है। अब ये आया कहाँ से प्रोटोजोन, मिठाइयों से। खुली हुई मिठाइयाँ पड़ी हुई है, खुले हुए फूड्स पड़े हुए हैं, वहां पर ये मक्खी आई, हाउस फ्लाई आई, किसी गंदी चीज पर बैठकर, जहां पर ये आपका प्रोटोजोन था, वहां से मक्खी आती है और आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। अगर आपका एचसीएल इसको खत्म कर दे तो अच्छी बात है। आपका भी तो अपना इम्यून सिस्टम है कि सर हमने तो बहुत सी जगह कचौड़ी और समोसे खा लिए जहां पर मक्खी भी थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे बेटा वो आपका इम्यून सिस्टम था। समझो, प्रोटोजोन्स जो है वो आपकी बॉडी से फाइट कर रहे हैं और आप उनसे फाइट कर रहे हो। तो ये अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप इस चीज से जीत जाओगे। तो यहाँ समझिए, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम feces of the infected person to the food and food product, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of the infections. यहीं से होती है बेटा ये। Clear? Ascaris, the common roundworm, and Wucheria, the filarial worm, are some of the helminthes which are known to be pathogenic to the man. चाहे एस्केरिस हो चाहे ये वुचेरिया हो, ये भी बहुत खराब चीज है। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कोज एस्केरियासिस, तो ये डिजीज हो जाती है। यहाँ पर भी आपके इंटरनल ब्लीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी, मस्कुलर पेन आपको और देखने को मिलता है, एनीमिया भी देखने को मिलता है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। देखो ये एस्केरिस का जो वॉर्म होता है ना बेटा, ये मोल्टिंग करता है, और इसकी मोल्टिंग लंग्स के अंदर भी होती है, तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसकी मोल्टिंग की एक लाइफ साइकिल होती है, इतना डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रैपिड रिवीजन। अदर लेक्चर्स में जब आपको दूंगा वहां पर आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। The egg of parasites are the excreted along with the feces of the infected person. अब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ अंदर, बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां एग दिए, मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल एग देगी। अब ये आपने फीसेड, कुछ फर्टिलाइज देखते हैं कुछ अनफर्टिलाइज देखते हैं, जो फर्टिलाइज देखते हैं वही कंटेमिनेटेड करेंगे तो सोइल के अंदर चले जाते हैं, और सोइल में फर्स्ट मोल्टिंग होती है विच कंटेमिनेट सोइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। और आप सोइल में गए, वहां खेले कूदे, आपने कोई ना तो कोई हैंड वॉश किया है ना कुछ किया है, तो हो सकता है देयर में भी ये चांस कि आप इन्फेक्ट हो सकते हो इस एस्केरियासिस वर्म से, एस्केरिस वर्म से। बच्चों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। A healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetables, fruits, etc. अब ये तो कहीं पर भी जा सकते हैं ना बेटा, सोइल के थ्रू। तो इस तरीके से एस्केरिस की डिजीज होती है, जिसके अंदर कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ पर बताए आपको, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। सिम्टम्स देखोगे तभी तो डिजीज को आप क्लासिफाइड कर पाओगे। वुचेरिया बैंकरप्टी और वीमेलाई, the filarial worms, causes slowly developing chronic inflammation of organ in which they live for many years. बहुत सालों से पड़े हुए हैं।
usually the lymphatic vessels of the lower limbs and the disease is called elephantitis or filariasis। तो ये भी बड़ी खतरनाक डिजीज है बेटा, ये वो हम आपके लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, वो मेनली लोअर लिम्स के। तो वहां के जो आप पार्ट्स देखेंगे वो एकदम हाथी जैसे हो जाते हैं एक तरीके से, इसका फिगर भी दिया हुआ है। सो जेनाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड, तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है बेटा इसकी वजह से, रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मेलिटीज। द पैथोजेंस आर transmitted to a healthy person through the bite by a female मॉस्किटो। सारे ही मॉस्किटो फीमेल वाले ही होंगे बेटा, मेल वाले हो ही नहीं सकते। क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है यहाँ पर, उसका नाम लिख देता हूँ, क्यूलेक्स, इसकी वजह से होता है। मेल तो क्या होते हैं बेटा, फ्रूट्स पे डिपेंड होते हैं, फीमेल जो होती है खून चूसती है इसके अंदर। तो खून चूसने का कारण ये उनके जो ओविपोजिटर्स है वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से ये एग वगैरह ले कर पाती है। तो ये तो नेचर ने इनको ये बनाया ही इसी तरीके से। कुछ फंजाई भी है जिस जो डिजीज कोज करते हैं। फंजाई मेनली आपके क्या होते हैं कि बेटा, हाइजीन का सबसे बड़ा रोल है इसमें। मोइस्ट प्लेसेस है, वैसी जगह पर ये ज्यादा ग्रो होते हैं, लाइक आर्मपिट्स हो गए आपके, फिंगर्स हो गई, हेयर हो गए, वैसी जगह पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसमें माइक्रोस्कोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तो जैसे टीम होती है, गांव में उसको टेम बोलते हैं, नहीं टाइम को अपन क्या बोलते हैं गांव के अंदर, टेम। तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, इस तरीके से आप टेम से इसको याद कर लीजिए। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वर्म्स, राउंड वर्म मत कर लेना इसको, रिंग वर्म्स है, which is one of the most common infectious disease in a man. Appearance of dry, scaly lesions on the various part of the body, such as skin, nails, scalps, are the main symptoms of the disease. These lesions are accompanied by intense itching। बहुत सारी खुजली होगी बेटा यहाँ पर, अगर जहां पर ये फंगस होते हैं। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगाई टू ग्रो। पसीना हो जाता है वहां पर बहुत ज्यादा आपका, आप उसको साफ नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी चांसेस होते हैं। which make them thrive in the skin folds such as those in the groin, जो आपके लोअर पार्ट है, और बिटवीन द टोएज वहां आप देख सकते हैं। Ringworms are generally acquired from the soil or by using towels, clothes or even the comb of infected individual। तो इस तरीके से हो सकता है, आप किसी के कपड़े मत पहनिए, किसी का टॉवल यूज मत करिए, कॉम भी अपने को अपना ही यूज करना चाहिए। आया कुछ बात समझ में? हम तो दोस्तों से कपड़े लाकर पहन लेते, पार्टीज में जाना होता है, ये सब मत कीजिए। अब देखिए, अब इन सब चीजों के लिए मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये सबसे जरूरी चीज है। मेजर्स फॉर पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, consumption of clean drinking water, food, vegetables, fruits, etc. Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning, disinfection of water reservoir, pools, cesspools and tanks, and observing standard practice of hygiene in the public gathering। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा, जो अपन को बचपन से सिखाई जाती है और वो अपने को पता होनी चाहिए। These measures are particularly essential when where the infectious agents are transmitted through the food and water such as typhoid, amoebiasis। देखिए, अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो ये डिजीजेस होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ी थोड़ी बातें अपने को ध्यान रखनी है। कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड। बताइए था कोरोना के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया था। For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through the insect vector, the most important measure is to control or eliminate the vector। यानी केवल ऑल आउट लगाने से बेटा मच्छर गायब नहीं होंगे, आपको स्टेगनेंट वाटर्स को भी रोकने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, जैसे कि ये मलेरिया वाला तो कहाँ होता है, ज्यादातर स्टेगनेंट वाटर में होता है, वहां पर अपन एक मछली डाल देते हैं गेम्बुशिया। वो क्या है, सरफेस फीडर मछली है, तो इसके एग जो सरफेस पर देंगे उसको वो खा जाती है, तो प्लाज्मोडियम कम होते हैं। So this can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential area, regular cleaning of household cooler, use of mosquito net, introducing fishes like gambusia in the ponds that feed the larva of the mosquito। है समझ में? तो जो ये एनाफिलस के लार्वा, प्लाज्मोडियम नहीं, एनाफिलस के लार्वा उसको खा जाएंगे। फिर जब आपके पास वेक्टर ही नहीं है तो फिर वो प्लाज्मोडियम आएगा कैसे आपके पास में? सिंपल सी चीज है।
इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्स एक्सेट्रा, जहाँ भी ये खड्डे वगैरह ड्रेनेज पानी इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर आप इंसेक्टिसाइड्स डाल दीजिए ताकि इंसेक्ट ग्रो ना हो। डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। देखो अंधेरे में कोई रहना नहीं चाहता, तो सारे ही आजकल तो लगाते ही है वायर मेश, ताकि बाहर का भी अच्छे से दिखे, लाइट भी अच्छे से आए। Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidents of vector-borne Aedes mosquito. एडिस मॉस्किटो से बेटा डेंगू एंड चिकनगुनिया लाइक डिजीज हो जाती है। ये वायरल डिजीजेस है। ये चिकनगुनिया वायरस से होती है और ये अरबो वायरस से होती है। तो ये भी बड़ी खतरनाक डिजीज है। ज्यादा कोई साइन एंड सिम्टम्स अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन केवल एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। आया कुछ समझ में? The advancement made in the biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccine and immunization program has enabled to completely eradicate a disease smallpox. तो ये तो देखो बेटा, smallpox बड़ी खतरनाक डिजीज थी, ये पूरी की पूरी इरेडिकेट हो चुकी है कंप्लीटली। अगर कोई पूछ ले वर्ल्ड वाइड कौन सी गई, स्मॉलपॉक्स गई। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled by large extent by the use of vaccines. डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है जिसमें डिप्थीरिया है, टिटेनस है, पर्टूसिस है, उन सबको ठीक किया जाता है। निमोनिया की भी वैक्सीन हो गई है आजकल। पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी की ओरल वैक्सीन भी होती है, इंजेक्टेबल्स भी होती है, दी जाती है। इसमें ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी में अपन कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से बनाई जाती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनती है। So, is that words of making available newer and safer vaccines, discovery of antibiotics and various other drugs also enabled us to effectively treat infectious diseases. तो ये अपने को सारी बातें अपने को अच्छे से समझ में आ चुकी है बेटा। इनमें ऐसी कोई ज्यादा चीज नहीं है जो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं। एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक होगा इम्यूनिटी के बारे में। तो इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी को एक अच्छे से आप रीड करिए, और डिटेल लेक्चर भी बेटा मैं आपको इसी चैनल पे डालूंगा। लेकिन अभी जो आपका टाइम है वो रैपिड रिवीजन का एनसीईआरटी का, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।